नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पे फिजिकल ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक, दैट इज द टॉपिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये है आपका लेक्चर नंबर 23 एंड विद दिस लेक्चर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज को भी वाइंड अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर के पहले हमने कई सारे लेक्चर्स कवर किए हैं। स्पेशली हमने जो पिछला लेक्चर कवर किया है दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है प्लीज जाकर के उसको डेफिनेटली देख लीजिए, बिकॉज उस लेक्चर को देखने के बाद आप लोग दोनों के दोनों साइक्लोन्स में टेम्परेट एवं ट्रॉपिकल के अंदर जो अंतर है उसको भी समझ पाएंगे, उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको सारे के सारे प्लस क्लासेस की नोटिफिकेशन यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलती रहें। ऑल राइट, सो क्विकली जंपिंग टू द पॉइंट, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में ये 9 हेड्स के अंदर डिस्कशन करने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की, उसके बाद बात करेंगे एटमॉस्फेरिक और सरफेस कंडीशंस की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन की, दोनों हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल। देन हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी की, उसके बाद इनकी जो टिपिकल हमें मूवमेंट देखने को मिलती है वो किस तरीके से देखने को मिलती है, कौन सी विंड्स हैं जो कि इनकी मूवमेंट को यहाँ पे निर्धारित करवाती हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशन डेवलपमेंट, जिस तरीके से हमने टेम्परेट साइक्लोन्स में देखा कि वहां पर पोलर फ्रंट थ्योरी टेम्परेट साइक्लोन्स की एवोल्यूशन डेवलपमेंट को गवर्न करती है, उसी तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द ट्रिगर मैकेनिज्म। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से डिसाइड करता है कि इनकी एवोल्यूशन डेवलपमेंट किस तरीके से होने वाली है। इवेंचुअली वी विल टॉक अबाउट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फाइनली यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करने वाला हूँ आपके साथ, बल्कि मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इनकी डेथ की, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स असल में इनकी डेथ किस तरीके से होती है। तो हम लोग इस लेक्चर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का पूरा हेड टू टो, पूरा A to Z समझने वाले हैं कि इनका जन्म कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस के तहत इनका जन्म होता है और फाइनली इनकी मृत्यु यानी कि इनकी डेथ, इनकी डिसोल्यूशन किस तरीके से होती है। सो डायरेक्टली जंपिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो ये भी आपके एक टिपिकल लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स होते हैं और ये लो लैटिट्यूड्स में हमें देखने को मिलते हैं। आई थिंक ये वाली बात तो हमने पहले ही कर ली थी कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये आपको देखने को मिलते हैं 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में, और उसके ऊपर 35 से 45 डिग्री के बीच में आपको टेम्परेट साइक्लोन्स का फिनोमेना देखने को मिल जाता है। नाउ हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी कि हमें ये 0 से लेके 5 डिग्री के बीच में देखने को क्यों नहीं मिलते। सो आई थिंक वी हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ कोरियोलिस फोर्स, हेंस वहां पर हमें जो है साइक्लोनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स के बिना डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगी और उसके बिना हमें साइक्लोन्स बनते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाली जो आपकी अकरेंस है ये दोनों के दोनों गोलार्धों में आपको देखने को मिल जाती है। नाउ साइक्लोन्स जो है दे डेवलप्ड इन द रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द कैंसर एंड दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो कि उतने रेगुलर नहीं होते और उतने यूनिफॉर्म नहीं होते लाइक द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और द टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स के केस में हमने आपको यह भी बताया था कि ये आपको मोस्टली रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। इनफैक्ट टेम्परेट इलाकों में जो बारिश होती है वो कहीं ना कहीं टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से ही होती है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बारिश के साथ साथ स्टॉर्म्स भी लेकर आते हैं, यानी कि ये बहुत खतरनाक तरीके की बारिश लेकर आते हैं और ये रेगुलर फिनोमिना नहीं है। मतलब हमेशा हमारे भारत में जो बारिश है इट इज नॉट गवर्न्ड बाय साइक्लोन्स, वो और भी कई तरह की बारिश हमें देखने को मिलती है और ये तो इनफैक्ट एक तरीके से डिजास्टर की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, अनलाइक टेम्परेट साइक्लोन्स जो कि साइक्लोनिक या फिर फ्रंटल रेनफॉल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इनफैक्ट इसी बेसिस पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं इनके प्रेडिक्टेबिलिटी की, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स, उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी तो काफी ज्यादा है, बट अगर बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की तो इनकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। आप आगे जाके इस चीज के साथ खुद ही रिलेट कर लेंगे। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं और अलग अलग वेदर कंडीशंस में हमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट बिकॉज इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग
शेप साइजेस हैं, इनके अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव बीन नेम्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर बात करें साउथ ईस्ट एशिया में, यानी कि चाइना और जापान की सी में जो ओरिजिनेट करते हैं, उनको नाम दिया जाता है टाइफून्स का। कैरेबियन सी में नाम दिया जाता है हरिकेन्स का। इंडियन ओशन में इनको टिपिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली या फिर वाइली वाइली कहा जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं, आपके सामने है। अगर बात करते हैं यहां पर जो चीजें ओरिजिनेट करती हैं, तो इनको तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं सी ऑफ जापान और आपका चाइना सी के बारे में, तो जो ये वाला आपका इलाका है, यहां पर इनको कहा जाता है टाइफून्स। और ये अगर बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की, तो यहां पर इनको वाइली वाइली कहा जाता है। एंड हियर वी हैव द कैरेबियन सी, जहां पर कि इनको कहा जाता है हरिकेन्स। आपने सुना भी होगा, अगर आप कभी किसी अमेरिकन टीवी शो को देखेंगे या फिर किसी अमेरिकन मूवी को देखेंगे, तो वहां पर वो बात करते हैं कि हरिकेन आने वाला है। भारत में साइक्लोन कहा जाता है, और अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह वगैरह जैसे देशों में, जापान में इसको टाइफून कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली या फिर वाइली वाइली कहा जाता है। ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मैप ड्रॉ करना आना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है कि आपको बताना होगा कि अलग अलग एरियाज में इसके क्या क्या नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो वहां पर आपको ये मैप इसी तरीके से आउटलाइन बनानी होगी और इन चीजों को मार्क करना होगा। इसका एक और भी किस्म होता है जिसको कि हम लोग टॉर्नाडो बोलते हैं। टॉर्नाडो जो है ये आपको देखने को मिलता है मिसिसिपी वैली ऑफ यूएसए में, और ये होता एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है। ये इसका एक सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक फॉर्म भी इसको आप लोग कह सकते हैं। इसकी जो शेप है, इट इज फनल शेप्ड, आप देख सकते हैं। ये एक तरीके का ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो कि एज यू कैन सी ओवर हियर, ये फनल शेप्ड होता है, राइट, जो कि वैसे तो काफी छोटा होता है, लेकिन इट इज मोस्ट वायलेंट एंड डिजास्टर्स ऑफ ऑल द स्टॉर्म्स। इसका जो सेंटर होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली लो प्रेशर। याद कीजिए, मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया भी था कि जब भी हम लोग साइक्लोन्स की बात करते हैं, तो सेंटर में प्रेशर लो होता है। जैसे जैसे हम लोग बाहर जाते रहते हैं, वहां पर आपका प्रेशर बढ़ते रहता है। रिमेंबर दिस पॉइंट आई टोल्ड यू कि यहां पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा और यहां पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। आई टोल्ड यू वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जो ये डेल्टा पी होगा, दोनों के बीच में, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में जो डेल्टा पी होगा, जो डिफरेंस होगा, ये 40 मिलीबार से ज्यादा के आसपास हमें देखने को नहीं मिलता। 40-50 के आसपास देखने को मिलता है। इवन जो साइक्लोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसमें भी जो डेल्टा पी होता है, ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन टॉर्नाडो, इवन दो बहुत ही छोटा आपका साइक्लोन है, इसके अंदर जो आपका डेल्टा पी है, ये अप्रोक्सीमेटली टच कर जाता है टू दी वेरी हाई फिगर ऑफ 100 मिली बार्स। ये वाली चीज, इसी की वजह से टॉर्नाडो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव साबित हो जाता है। आप देख सकते हैं, देखने में कितना पतला सा है, छोटा सा है, क्योंकि बाकी साइक्लोन्स इतने पतले नहीं होते। बाकी साइक्लोन्स में आपको काफी ज्यादा जो है ये विड्थ देखने को मिलेगी, लेकिन डायमीटर देखने को मिलेगा। लेकिन इस केस में, टॉर्नाडो के केस में ऐसा नहीं होता है, एंड दैट इज वाई ये एक बहुत ही खतरनाक इवेंट होता है। और जब भी ये आता है, ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी करके जाता है। आप देख सकते हैं, ये एक और चित्र है टॉर्नाडो का। ये टॉर्नाडो इस तरीके से बना हुआ है, नीचे से काफी छोटा है, बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस काफी हाई है, तो ये ऊपर इतना बड़ा क्लाउड जो बन रहा है ना, इतना बड़ा क्लाउड जो बन रहा है, ये अब बहुत भारी बारिश लेकर आने वाला है। बिकॉज इतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से जो आपका वेलोसिटी है, ये भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। 600 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी हमें टॉर्नाडो में देखने को मिलती है। बट नॉर्मल साइक्लोन्स में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में वेलोसिटी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। आगे जाके आपको आंकड़े बताऊंगा। और साथ ही में जब टॉर्नाडोज आते हैं, तो इसमें आपका डार्क स्काई आता है, थिक क्लाउड्स आते हैं, जिसकी वजह से एकदम पूरा का पूरा डार्कनेस छा जाती है, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, और एयर प्रेशर तो डेफिनेटली कम होगा ही होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल साइक्लोन आ रहा है, तो साथ में लो प्रेशर तो लेकर आएगा ही आएगा। तो ये आपके अलग अलग तरह के साइक्लोन्स हैं, ये उनके अलग अलग नाम हैं, इनमें फिनोमिना सेम होगा। ये भी आपका साइक्लोन ही है, लेकिन एक थोड़ा अलग टाइप का फिनोमिना है, जो कि हमें नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए में, मिसिसिपी वैली में देखने को मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको लेके यूपीएससी पिछले 6 ईयर्स में 2 बार सीधा सीधा सवाल पूछ चुकी है कि व्हाट आर द एटमॉस्फेरिक एंड द सरफेस कंडीशंस जो कि संबंध रखते हैं विद द ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यहां पर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कुल मिला के 6 कंडीशंस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन 6 कंडीशंस में आपको ध्यान क्या रखना है साथियों, कि इसका जो क्रोनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी ऑफ फैक्टर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशंस मस्ट बी रिमेंबर्ड इन द सेम सीक्वेंस एज मेंशन्ड बिलो। नंबर 1 पॉइंट,
सबसे पहली बात तो आपको गर्म ओशियानिक सरफेस चाहिए होगा। याद कीजिए मैंने आपको समझाया था कि टेम्परेट साइक्लोन्स के केस में वो लैंड के ऊपर भी ओरिजिनेट कर सकते हैं और ओशन के ऊपर भी ओरिजिनेट कर सकते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के केस में जो ओरिजिन है वो हमेशा ओशन के ऊपर ही होता है। और इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक गर्म ओशियानिक सरफेस। गर्म होगा, उसका टेम्परेचर भी निर्धारित किया गया है कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा होना अनिवार्य है। ये नंबर को प्लीज ध्यान रखिएगा। ये गर्म होगा तभी तो इसके अंदर कुछ एनर्जी आएगी। द वार्म सरफेस इज द सोर्स ऑफ थर्मल कन्वेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ह्यूमिड करंट्स। अब देखिए हवा गर्म होगी तभी तो ऊपर जाएगी, और वही वाली कहानी हमारी रेनफॉल वाली, कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड फाइनली रेनफॉल। तो गर्म हवा होगी तभी उसकी कूलिंग होगी, तभी उसमें कंडेंसेशन होगी, तभी उसमें क्लाउड फॉर्मेशन होगी, तभी उसमें रेनफॉल होगी। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, क्योंकि हमें यहां पे गर्म ओशियानिक सरफेस चाहिए होता है, इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं ये बेसिकली हमें ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के ही ऊपर देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें वार्म ओशियानिक करंट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये वाला सवाल भी यूपीएससी में मेंस में पूछा जा चुका है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ईस्ट कोस्ट पे ही क्यों आते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, आपको समझाता हूं मैं। हालांकि हमने अभी ओशनोग्राफी की चर्चा नहीं करी है, वेरी क्विकली आपके सामने मैं इक्वेटर को ड्रॉ करने वाला हूं। ये देखिए, अगर हम लोग इक्वेटर को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं तो यहां पर क्या होता है कि जो ईस्ट कोस्ट होता है कॉन्टिनेंट्स का, ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट कोस्ट है, यहां पर असल में वार्म करंट देखने को मिलता है। यहां पर असल में वार्म करंट देखने को मिलता है, यहां पर आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा। तो ये ईस्ट कोस्ट है, लेकिन जो आपका होता है दूसरे वाला कोस्ट यानी कि वेस्ट कोस्ट होता है, ये आपका वेस्ट कोस्ट है, तो वेस्ट कोस्ट पे आपको कोल्ड करंट देखने को मिलता है। आसान भाषा में समझाऊं, जो पानी आप इक्वेटर से लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ वो गर्म होगा, जो पानी आप ऊपर पोल से नीचे को लेकर आ रही हैं वो ठंडा होगा। हालांकि इट इज नॉट सो सिंपल, बट अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि इसीलिए क्योंकि हमें यहां पर वार्म ओशियानिक सरफेस चाहिए और वार्म ओशियानिक करंट्स जो हैं ये ईस्ट कोस्ट पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए सारे के सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको ईस्ट कोस्ट पे ही देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं जो सारे के मैंने आपको बताए, ये कैरेबियन सी वाले, ये इंडिया वाले, उसके बाद इवन आपको यहाँ पे जो जापान सी में देखने को मिलते हैं ये भी आपका ईस्ट कोस्ट है। तो हमेशा ही कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे हमें साइक्लोन देखने को मिलता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। अगर दोस्तों गर्म समुद्री सतह नहीं होगी, ओशन के ऊपर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर गर्म समुद्री सतह नहीं होगी, आपका जो साइक्लोन है ये ओरिजिनेट नहीं करने वाला है। सेकेंड पॉइंट, ITCZ याद है आपको, हमने डिस्कस किया था विंड्स के अंदर, हमने डिस्कस किया था इसको प्रेशर के अंदर। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उसका प्रेजेंट होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रेजेंट होगा तो इसके चलते जो लो प्रेशर है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा। ITCZ में क्या होता था याद कीजिए, ITCZ में आपकी जो ट्रेड विंड्स है ये ऊपर से और नीचे से कन्वर्ज करती थी। एम आई करेक्ट? ट्रेड विंड्स ऊपर से और नीचे से कन्वर्ज करती थी, और क्योंकि विंड्स हमेशा ही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, इट मींस ITCZ के ऊपर हाई प्रेशर लो प्रेशर होगा। अगर ITCZ होगा इसका मतलब लो प्रेशर और इंटेंसिफाई हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इनफ्लो ऑफ ट्रेड विंड्स होगा। अगर लो प्रेशर इंटेंसिफाई होगा तभी जाकर तो आपका साइक्लोनिक सिस्टम तैयार होना शुरू होगा, राइट? हमने क्या इंश्योर करवाया? हमने गर्म हवाएं इंश्योर करवा दी हैं, हाई टेम्परेचर, और हमने लो प्रेशर इंश्योर करवा दिया है थ्रू दीज टू थिंग्स। फैक्टर नंबर 3, कोरियोलिस फोर्स हेल्प्स इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इनफ्लोइंग विंड्स टू जनरेट द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगेन याद कीजिए, साइक्लोन क्या है? साइक्लोन गोल घूमता है। कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो साइक्लोन गोल नहीं घूमेगा, और हमने आपको बताया भी था कि साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। कोरियोलिस फोर्स इस चीज को इंश्योर करवाएगा, और क्योंकि 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में कोरियोलिस फोर्स अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वहां पर नहीं आते हैं। कोरियोलिस फोर्स का मेन काम क्या है? इट विल जनरेट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द साइक्लोन्स। पॉइंट नंबर 4, अब हमें चाहिए हाई मॉइस्चर। मॉइस्चर क्यों चाहिए? हमने गर्म हवाएं करवाई, हमने लो प्रेशर करवा दिया, हमने उसको घुमा भी दिया, लेकिन अभी हमारे पास कोई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अवेलेबल नहीं है। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो भैया रेनफॉल कैसे होगी? अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी कैसे होगी? और इसीलिए ये हमें हाई मॉइस्चर की भी रिक्वायरमेंट है। तो हाई मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मॉइस्चर बिकम्स द सोर्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट को समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसकी मृत्यु आखिरकार कैसे होती है, क्योंकि ये आपका सोर्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है और यही आपका बेसिक सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर द टेम्परेट साइक्लोन।
Next is minimum vertical wind shear to support the unrestricted flow of air current upwards. अब आपका साइक्लोन ऊपर उठेगा। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर को जाना शुरू करती है तो कूलिंग होती है, कंडेंसेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है और फिर रेनफॉल देखने को मिलती है। अगर ऊपर जाते जाते इसको रुकावट देखने को मिली तो ऊपर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब हमें वर्टिकल लेवल पे विंड शेयर नहीं चाहिए, हमें कोई ऊपर से दबाने वाली चीज नहीं चाहिए जो इसको ऊपर ना जाने दे रही हो। तो हमें ये मिनिमम से मिनिमम चाहिए और ये चीज है आपका मिनिमम वर्टिकल विंड शेयर विच विल इंश्योर कि आपका जो साइक्लोन है वो असल में ऊपर बढ़ रहा है। एंड फाइनली जब ऊपर जा रहा है तो वी डोंट वांट कि ऊपर जाके रुक जाए, हम चाहते हैं ऊपर जाके डाइवर्ज करे, तभी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तभी तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। जो कॉलीफ्लावर शेप हमने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखे थे तभी जाकर तो वो तैयार होंगे। तो फाइनल पॉइंट ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ एयर इन द अपर ट्रोपोस्फियर, ये 6 पॉइंट्स हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स पैदा होते हैं उस केस में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का जन्म होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1, 2 एंड 3। आप अपने आंसर में आखिरी 3 पॉइंट्स को भूल सकते हैं, लेकिन पहले 3 पॉइंट्स को अगर आप भूल जाते हैं इसका मतलब आपने आंसर को जस्टिस नहीं किया। सो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्हीं के चलते आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट करता है। वंस अगेन रिपीट कर दूं, ये 2 बार आ चुका है प्रीलिम्स मेंस में, ये वाला पॉइंट आ चुका है मेंस में कि ईस्ट कोस्ट पे क्यों आते हैं, ये वाला पॉइंट प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको याद होना चाहिए। अब 2 चीजों को समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की बात करें, हमने टेम्परेट के केस में क्या करा था कि उनकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है बहुत वास्ट होती है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो एक्सपेंशन है ये कम होता है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली फैलते हैं, है ना, ये वर्टिकली फैलते हैं, ऊपर जाके हमने आपको बताया इस तरीके से फैलते हैं। वहीं अगर हम टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करते हैं तो वो इस तरीके से फैलते हैं। ये आपका फ्रंट बना, फ्रंट के ऊपर ये चढ़ेगा तो इसने इतना बड़ा डिस्टेंस, इतना बड़ा एरिया कवर किया। लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल की बात करेंगे तो ये इतना बड़ा एरिया कवर नहीं करते हैं, राइट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कवर रिलेटिवली स्मॉलर एरिया बट दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव। इनके जो डायमीटर्स होते हैं ये 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में रेंज करते हैं और कभी कभार तो इतने छोटे होते हैं कि डायमीटर 50 किलोमीटर से भी कम आपको देखने को मिलता है। वहीं आप समझ गए होंगे वर्टिकल एक्सपेंशन की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन का जो वर्टिकल एक्सपेंशन है ये लिमिटेड होता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन का वर्टिकल एक्सपेंशन ज्यादा होता है। कभी कभार ये 15 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल भी ऊपर चले जाते हैं और 15 किलोमीटर पे आपको मालूम है क्या होगा, ऑलमोस्ट आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म होने वाला होता है। तो वहां तक भी ये कभी कभार चले जाते हैं अगर ये बहुत ज्यादा लो प्रेशर हमें देखने को मिल जाए। ये काफी सिंपल पॉइंट था ना। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें, हम लोग पहले बात करके आए हैं बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी वही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द हॉट एंड द ह्यूमिड थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स। अब देखिए, हवा गर्म है तो इसका मतलब टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है इसका मतलब कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी है, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड होंगे तो ही वहीं से तो आपका मॉइस्चर निकलेगा और वही वाला जो आपका मॉइस्चर है, यही वाला मॉइस्चर क्या इंश्योर करवाएगा, यही वाला मॉइस्चर इंश्योर करवाएगा कि आपकी आगे जाके रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लेवल काफी हाई होगा तो रेनफॉल क्या होने वाली है, सुपर हाई, सुपर फास्ट रेनफॉल होने वाली है। और यही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटर बिकम्स द सोर्स ऑफ कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल। यही बात मैंने आपको कही है, वही चीज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करवाने वाली है। सी, एक बार समझ ले तो आगे जाके कॉन्सेप्ट्स काफी आसान हो जाते हैं। अब बात करें मूवमेंट की, मूवमेंट काफी आसान है। मैं आपको केवल मैप दिखाने वाला हूं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका ओरिजिन यहां देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, कैरेबियन सी है, ये क्या है, इंडियन ओशन है, ये क्या है, जापान सी, चाइना सी, ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट। अब इसकी मूवमेंट को समझिए, मैं यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन। इस एरिया में 23.5 डिग्री नॉर्थ तक कौन सी परमानेंट विंड्स, कौन सी प्लैनेटरी विंड्स देखने को मिलती हैं भैया, हमें देखने को मिलती हैं ये वाली प्लैनेटरी विंड्स। रिमेंबर, हम इनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ये परमानेंट विंड्स हैं, सब कुछ यही डिटरमाइन करती हैं। ये जो परमानेंट विंड्स हैं जब ये आती हैं तो यही इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करने वाली हैं। आपके सामने है, ये देखिए इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन किया, ये देखिए इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन किया, इसलिए इंडिया के अंदर घुसता है ये देखिए इसकी डायरेक्शन को भी डिटरमाइन किया। सिमिलरली नीचे आपका क्या है, नीचे आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये देखिए इसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हुए इसको अंदर डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। समझ गए, पॉइंट समझ गए। कहने का मतलब साफ है कि दे नॉर्मली मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स, यानी कि जहां से ये शुरू होते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये मूव करते हैं। वहीं जल्दी से याद कर लीजिए कि जो आपके टेम्परेट साइक्लोन्स होते थे वो वेस्टर्लीज के अंदर इस तरफ को मूव करते थे, यानी कि वो
वेस्ट टू ईस्ट मूव करते। तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट, जो वहां पे परमानेंट विंड्स होंगी वो उनकी डायरेक्शन, वो उनकी मूवमेंट को निर्धारित करवाएंगी। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए इनकी जो वेलोसिटीज होती हैं ये काफी वेरी करती हैं। वीक साइक्लोन्स मूव करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन जो हरिकेन्स मैंने आपको बताया काफी स्ट्रांग होते हैं, ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी मूव कर जाते हैं। इसमें भी क्लासिफिकेशन आती है, साइक्लोन, सुपर साइक्लोन वगैरह वगैरह। इनफैक्ट पिछले साल की बात है, भारत ने एक बहुत ही जो है खराब सुपर साइक्लोन को हमने एक्सपीरियंस किया, दैट वाज सुपर साइक्लोन अम्फन, जिसने कि वेस्ट बंगाल को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था। बट एनीवेज यस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि इसकी जो स्पीड्स हैं ये लगभग इस रेंज में देखने को मिलती हैं। बट रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड विद यू टोर्नाडोज ऑल्सो, वहाँ पर हमें 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी देखने को मिल जाती है। बट अगर हम मोटी मोटी एवरेज की बात करें तो 32 आपका मिनिमम है और 180 के आसपास, मैक्सिमम नहीं कहूँगा बट 180 के आसपास भी आपको स्पीड देखने को मिल जाती हैं। नाउ नेक्स्ट चीज वो है इसका स्ट्रक्चर और इसका डेवलपमेंट। हमने बात करी थी टेम्परेट साइक्लोन्स में कुल मिला के 6 स्टेजेस होती हैं। वहां पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और अक्लूडेड फ्रंट, ये वाली जो 4 स्टेजेस हैं वहां से आपकी डिराइव करी गई हैं 6 स्टेजेस ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स। और हमने आपको यह भी बताया था कि टेम्परेट साइक्लोन्स बेसिकली पोलर फ्रंट थ्योरी से ही अपनी इन स्टेजेस को डिराइव करते हैं, लेकिन पोलर फ्रंट थ्योरी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की एवोल्यूशन डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब है। देयर इज नो कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग एयर मासेस। पोलर फ्रंट थ्योरी में क्या था कि आपके 2 तरह के कंट्रास्टिंग एयर मासेस डाइवर्ज कर रहे थे, एक ऊपर जा रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमने क्या बोला था, गर्म ओशियानिक सरफेस चाहिए, ITCZ चाहिए, कोरियोलिस फोर्स चाहिए। सो ये पोलर फ्रंट थ्योरी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग इतनी आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में, बट अभी तक देयर इज नो कॉमनली एक्सेप्टेबल व्यू पॉइंट फॉर द ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बिकॉज आज दिन तक कोई इसकी डेवलपमेंट को अच्छे से समझ ही नहीं पाया है। इसकी डेवलपमेंट को ज्योग्राफर समझने के लिए टर्म यूज करते हैं ट्रिगर मैकेनिज्म का। अब ये ट्रिगर मैकेनिज्म क्या होता है? ट्रिगर मैकेनिज्म बेसिकली हमने आपको जो पहले बताया कि वो आपकी जो चीज़ें, कंडीशंस इकट्ठा होती हैं, उसके बाद आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरीके से देखने में लगता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 1 दैट इज योर आई, पॉइंट नंबर 2 आपका इनर आई वॉल, पॉइंट नंबर 3 आपका आउटर आई वॉल। आपके सामने डायग्राम है, बहुत ही ब्रीफ सा। मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, बड़ा ही सिंपल, जो पहले देख कर आए हैं वही दिखाने वाला हूं। ये देखिए बीच में आपकी आई है, बिल्कुल छोटी सी आपकी आई आपको देखने को मिलती है। आई में आप मुझे खुद बताएंगे प्रेशर क्या होगा। मन में सोचिए, प्रेशर लो होगा, हाई होगा? प्रेशर ऑब्वियसली लो होगा, ठीक है, लो प्रेशर होगा। जैसे जैसे दोस्तों आप आई से बाहर आएंगे, जैसे जैसे आप आई से बाहर आएंगे, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट करेगा। और आई से बाहर आएंगे, यहां पर क्या होता है? साइक्लोन के मिड में आना, इसका मतलब यहां पर आपका क्या होगा? कंडीशंस क्या होंगे? बारिश, बहुत ज्यादा बारिश, स्टॉर्म, बहुत तेज आंधी। ये वाला जिसको मैं बोल रहा हूं, जो सेकंड पॉइंट है, इसको मैंने बोला इनर आई वॉल। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका आउटर आई वॉल देखने को मिलता है। ये यहां पर आपका सब चीजें कम होने लग जाती हैं। जैसे जैसे आप साइक्लोन की आई से बाहर आएंगे, यहां पे जितना आप उससे दूर जाते रहेंगे, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर दोस्तों बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो रेनफॉल मिलेगी? नहीं मिलेगी। स्टॉर्म मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यही वाला पॉइंट आपको यहां समझाया गया है। और ये देखिए किस तरीके से ये ऊपर को बढ़ रहा है। ऊपर को जाते जाते ये डाइवर्ज भी कर रहा है। पहले ऊपर को गया, फिर डाइवर्ज कर गया, और जब ये डाइवर्ज करेगा इसी तरीके से तो ये क्लाउड्स फॉर्म करेगा, राइट, और फिर ये बारिश करवाएगा। तो ये आपका सिंपल सा बात है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये क्लाउड्स भी आपको दिखाए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। एंड साथ में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि इसमें ऊपर जाते जाते ये 15 किलोमीटर को भी टच कर जाता है। एंड इसमें डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म भी दिखाया गया है कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये डायग्राम चाहें रिक्रिएट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज ये चीज उतनी रेलेवेंट हमारे लिए नहीं है। हमें तो ये समझना था कि इसमें क्या क्या होता है। आई क्या है? आई में प्रेशर लोएस्ट है। इट इज अ जोन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, बट इंटरेस्टिंगली ये एक क्लाउडलेस जोन है, विंडलेस जोन है, रेनलेस जोन है। बिल्कुल सेंटर की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर ना तो बादल होते हैं, ना आंधी होती है, ना बारिश होती है। लेकिन जो इनर आई वॉल है ये सबसे खतरनाक होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट, कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। एंड रेनफॉल यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो कि याद कीजिए कॉलीफ्लावर शेप्ड क्लाउड्स होते थे, वो यहां पे रेनफॉल को जनरेट करवाते हैं। आउटर आई वॉल में आप बाहर आएंगे,
प्रेशर बढ़ जाएगा, विंड वेलोसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल भी यहां पर कम हो जाती है। हेंस ये आपके तीनों के तीनों हमने चीजें समझ ली विच आर द पार्ट्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर है दोस्तों, यही सबसे मुश्किल पार्ट था जो कि हमको समझना था। अब बात करें प्रेडिक्टेबिलिटी की, मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये ट्रिगर मैकेनिज्म के ऊपर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको प्रिडिक्ट करना, इनका अनुमान लगाना कि कब ये आने वाले हैं काफी मुश्किल है। जस्ट लाइक योर एग्जामिनेशन यूपीएससी, ये भी काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और काफी ज्यादा हाईली इरेगुलर भी माने जाते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट साइक्लोन्स। हम ऑब्वियसली किसी की तुलना में कह रहे हैं इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी, तो टेम्परेट साइक्लोन्स काफी प्रेडिक्टेबल हैं और काफी रेगुलर, काफी यूनिफॉर्म होते हैं, बट ये ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या है, आप देखते होंगे खबरों में आता है कि आपका साइक्लोन बढ़ रहा है, सडनली आउट ऑफ नोवेयर खबरों में आता है कि साइक्लोन बढ़ रहा है और ओडिशा कोस्ट की तरफ आने वाला है। इस तरह की खबर सामने आती है, विच बेसिकली मींस कि हमें अभी तक बिल्कुल भी इसका आभास नहीं था। सडनली ओशियानिक सरफेस गर्म हुआ, सडनली कोरियोलिस फोर्स आया, सडनली आईटीसीजेड बना और सडनली ये मूवमेंट करनी स्टार्ट कर जाते हैं, बिकॉज ट्रेड विंड्स तो चल ही रही हैं तो इनका आना तो है ही है, लेकिन वो जो एकदम से गर्म हो जाना है वो आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। नाउ फाइनली इसकी डेथ को समझना काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है इसकी डेथ को समझना। इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर मैप जो मैंने यहां पे आपके लिए बनाया था, ये वाला मैप आपके सामने है। हमने आपको समझाया कि मान लीजिए ये वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि ओरिजिनेट कर रहा है। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट यहां पे क्यों कर रहा है, बिकॉज यहां पर इसको वार्म ओशियानिक सरफेस मिला, करेक्ट है बात। सेकेंड थिंग, इसको वार्म ओशियानिक सरफेस के साथ साथ जो इसको हवा मिली वो कौन सी हवा मिली, हॉट एंड ह्यूमिड हवा मिली। हॉट एंड ह्यूमिड हवा मिली। ह्यूमिड हवा के अंदर क्या है, ह्यूमिड हवा के अंदर है मॉइस्चर। इस बात से भी आप लोग सहमत हैं, ह्यूमिड हवा के अंदर मॉइस्चर है जो कि इसका सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। अब जैसे जैसे आपका ये वाला साइक्लोन मूव करेगा ना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, ये क्या हिट कर जाएगा, ये धरती को हिट कर जाएगा। मान लीजिए ये वाली धरती को हिट कर जाएगा। धरती के ऊपर क्या इसको सरफेस वार्म मिलेगा, जी नहीं, इसको वार्म सरफेस नहीं मिलेगा। जो इसको वार्मथ मिल रही थी साइक्लोन को ओशन के ऊपर, वो वाली वार्मनेस इसको नहीं मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, जो इसका सोर्स ऑफ एनर्जी था वो क्या था, हॉट और ह्यूमिड हवा। वो हॉट और ह्यूमिड हवा अब इसको मिलेगी, जी नहीं, नहीं मिलेगी। जब इसकी हॉट एंड ह्यूमिड हवा, हाँ कुछ हॉट एंड ह्यूमिड हवा जो ये ओशन से लेकर आ रहा था वो अभी भी अंदर लेकर आता रहेगा, लेकिन इसको नई हॉट एंड ह्यूमिड हवा नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एनर्जी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। सोर्स ऑफ एनर्जी इसका डाई आउट करना शुरू कर जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, आपने कई बार न्यूज में सुना होगा दैट द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज गोइंग टू मेक लैंडफॉल एट सो एंड सो टाइम। और जब वो लैंडफॉल कर जाता है, इनिशियली तो डिस्ट्रक्शन करता है लेकिन वो ज्यादा अंदर नहीं आ पाता। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में वो केवल इस ओडिशा की स्टेट को अफेक्ट कर पाता है। क्या वो कभी मध्य प्रदेश में, क्या वो कभी नई दिल्ली तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, यहीं तक उसकी एनर्जी जो है वो सीमित रहती है, दैट्स इट। एक बार उसने लैंडफॉल कर लिया, वो डिस्ट्रक्शन तो करेगा इनिशियल स्टेज पे, लेकिन विद टाइम उसकी लैंडफॉल ही उसकी डेथ का कारण बनता है। वही लैंडफॉल उसकी डिसोल्यूशन का कारण यहां पर बनता है, बिकॉज लैंडफॉल के बाद उसको यहां पर एनर्जी का सोर्स नहीं मिल पाता। और यही चीज हमने यहां पे लिखी हुई है डिटेल में, आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने है। Tropical cyclones become more vigorous and move with very high velocity over the oceans, but they become weak and feeble while they are moving over the land areas, and ultimately they die out after reaching the interior portion of the continents. और इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केवल और केवल कोस्टल एरियाज को ही अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अंदर तक तो जा नहीं पाएंगे। अगर बात करें यूएसए के केस में तो केवल उसके साउथ ईस्ट कोस्ट को ही अफेक्ट करते हैं। तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल कोस्ट ऑफ इंडिया, सदर्न कोस्टल रीजन ऑफ बांग्लादेश, केवल इनको ही अफेक्ट करने की क्षमता ये रखते हैं। इसके अंदर दोस्तों ये आगे नहीं जा सकते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा आइडिया अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू द टॉपिक। आई होप हमने टॉपिक को तोड़ा, आपको अच्छे समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई राय है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी को अनअकैडमी से करना चाहते हैं तो ये वाले प्राइस में आपको ये वाला पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे अगर आप लोग अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करने में ये सारे के सारे फायदे भी मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन एंड बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये लेटेस्ट प्राइसेस हैं जो कि आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। साथ ही में ये लेटेस्ट बैचेस हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे। 29 दिसंबर को शुरू होने वाले हैं। 22 और 23 के विद्यार्थियों के लिए अलग रूप से बैचेस को शुरू करवाया जाएगा।
जाएगा। इसके साथ में इस रविवार के दिन आपको हिस्सा लेना है कॉम्बैट में, जिसमें यू हैव टू यूज द रेफरल कोड ANI UPSC सो दैट आपको स्कॉलरशिप मिल सके। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।